हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोगों ने सुबह ऐसे 520 का वीडियो देख लिया होगा। अब उसी तरह लाइन बाय लाइन एक ऐसे 700 जिसको बच्चे बहुत ही ज्यादा बड़ा मानते हैं। एक्चुअली बड़ा किस लिए मानते हैं उसके पीछे एक रीजन। एक्चुअली में ऐसे बड़ा नहीं है। बात यह है, ऐसे में साथ में एक रिपोर्ट भी दी हुई है, एक्चुअल रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और क्योंकि सब ऐसे के आसपास ही दिया हुआ है ना, बच्चे को लगता है सब ऐसे का ही पार्ट है। बट एक्चुअली हर चीज ऐसे का पार्ट नहीं है। एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है और एक ऐसे का पार्ट है, दो अलग अलग चीज है। तो ऐसे 700 में ऑडिटर का मेन काम है क्या। जब एक ऑडिटर एक ऐसे मतलब ऑडिट करता है कंपनी का, उसका मेन काम इज अंडर ऐसे 700, विच मीन्स टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन एंड द कंक्लूजन्स विच आर ड्रॉन ऑफ द ऑडिट एविडेंस। और इस चीज का वो एक क्लियर रिटन रिपोर्ट बनाएगा, दैट इज द पर्पस। अच्छा, तो सर ओपिनियन फॉर्म करना है तो ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है। देखो सर, ओपिनियन ऐसे फॉर्म होगा कि ऑडिटर को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। ये उसको चेक करके फीलिंग आनी चाहिए दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। और ऑडिटर ये कंक्लूड करता है दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच आर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ये अगर आप देखो तो ऐसे 200 की लाइनें हैं। ठीक है। अब ये कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ऑडिटर को क्या चाहिए होता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एक सर्टेन लेवल तक रिड्यूस कर दे और अपना ओपिनियन दे पाए। ठीक है। अब आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब होता है चेकिंग। तो एक ऑडिटर किस तरह की चेकिंग करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या देखने के लिए। अब देखो सर, वो ऑडिटर देखना क्या चाहता है, अगर आप डेफिनेशन देखो वो लिखा रहता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सर अगर आप ट्रू एंड फेयर व्यू पर फोकस करो तो ट्रू एंड फेयर ये जो रेफरेंस है ये क्वांटिटी बेसिस पर नहीं है रेफरेंस। ट्रू मतलब कोई आदमी सच्चा है, फेयर मतलब वो चीज सही से लिखी हुई है। अब ये चीज को आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सो यस, दे आर नोन एज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है। ये इवैल्यूएशन में ऑडिटर क्या करता है, ठीक है, एंटिटी अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेक करती है। ठीक है। ऑडिटर उनको इवैल्यूएट करता है और वो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन करना चाहता है, दैट इज ही वांट्स टू डू अ कॉम्बो ऑफ 315 एंड 330। अरे भैया, यहाँ बैठ के सेम हियर तुम लोग बोल रहे हो, तो हमको ये बताओ फिर तुम लोग कर क्या रहे थे इतने दिन से, अभी सब सेम हियर कर रहे हो। तो फिर फाउंडेशन में तुम लॉ को सीरियसली नहीं लिए हो क्या। अभी सेम हियर बता रहे हैं बैठे बैठे। नेक्स्ट, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में ऑडिटर क्या चेक करता है, ऑडिटर ये देखता है कि मैनेजमेंट ने, अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कैसे पता चलता है। एक तो ऑडिटर की खुद की जजमेंट है मैनेजमेंट के काम के बारे में। दूसरा क्या है, उसने एक कॉन्वर्सेशन करनी होती है ऐसे 260 में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। टीसीडब्ल्यू जी के साथ अब ये करके ना उसको आइडिया मिल जाएगा कि कहीं मैनेजमेंट बायस्ड तो नहीं है। सर व्हाट इज अ बायस्ड मैनेजमेंट। बायस्ड मैनेजमेंट इज कि जैसे अगर मान लो मैंने 10 गलतियां आपको दिखाई एज एन ऑडिटर, आपने उनमें से 5 ही ठीक की, मतलब आप गलतियों को करेक्ट करने में भी बायस्ड हो। आप चाहते तो 10 की 10 पूरी चेक कर सकते थे, बट आपने 10 की 10 नहीं चेक किया, आपने सिर्फ 5 ही चेक किया, 5 ही को करेक्ट किया। क्यों। ये है मैनेजमेंट बायसनेस। यहां पर इससे हमको समझ में आता है देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। व्हाट इज न्यूट्रलिटी, लैक ऑफ अनबायसनेस। मतलब ट्रूथफुलनेस नहीं है, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है। न्यूट्रल रह के काम नहीं कर रहे हैं। अब इसके देखो इन्होंने दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, एक सिलेक्टिव करेक्शन कि भैया कुछ चीजें ठीक की कुछ चीजें ठीक नहीं की, जो ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट्स को हाईलाइट किया था, शोइंग दैट मैनेजमेंट इज बायस्ड। और दूसरा, एक चीज में तो मैनेजमेंट बायस्ड बहुत ज्यादा हो सकता है, वो है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, और इस मैटर को ऐसे 540 सेपरेटली डील करता है। लेकिन एक बात समझना, जस्ट बिकॉज मैं एक ऑडिटर हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एस्टिमेट जो एंटिटी ने बनाया है वो एस्टिमेट वाजिब नहीं है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है। ये
एक रीजन नहीं हो सकता मेरा कहने का कि मिस स्टेटमेंट है, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है दैट द मैनेजमेंट हैज बीन बायस्ड in preparing a accounting estimate या aggregate of accounting estimate, I cannot say that there is a misstatement. हाँ, ये मेरे को सोचने पे जरूर मजबूर कर सकता है कि मिसस्टेटमेंट हो सकती है, बट ये कोई चीज का प्रूफ नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इट कैन लीड मी टू थिंक दैट वे, बट इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ द सेम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑडिटर क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करने के लिए बोलता है इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। कौन सी स्पेसिफिक इवैल्यूएशन? तो बोलता यह है, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर financial statements adequately disclose the significant accounting policy। मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से सैप दिखाया है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने दिखाई है वो मैनेजमेंट ने कंटिन्यूअसली अप्लाई की है एज पर एफआरएफ। जो एस्टिमेट बनाए हैं वो रीजनेबल है, रीजनेबल के साथ वो रूह तक जाते हैं, मतलब वो रेलेवेंट भी हैं, रिलायबल भी हैं, अंडरस्टैंडेबल भी हैं। रूह तक जाते हैं, रेलेवेंट भी है, रिलायबल भी है, अंडरस्टैंडेबल भी है। चौथा, पांचवा एक्चुअली, जो डिस्क्लोजर इन्होंने दिया है मटेरियल ट्रांजैक्शन के, ये उन इवेंट्स को दिखाते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हाईलाइट किया गया। और अगर आपको याद हो, मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू के मीनिंग में चैप्टर 1 में बताया था कि जो टाइटल है ऑडिट रिपोर्ट का और जो लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी यूज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस ऑडिटर करेगा। अब देखो, उसी चीज को यहाँ पे चेक बॉक्स की तरह दिखाया हुआ है। तो जो जो चीजें मिलेंगी ऑडिटर को उसमें वो चेक कर देगा, जो जो चीजें नहीं मिलेंगी उसमें क्रॉस कर देगा, ऐसा। अब ये ऐसे में घुसने से पहले ना, ये कुछ चीजों का मीनिंग बताते हैं, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है, कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। पहला कंफ्यूजन ये भी बहुत आता है बच्चों के दिमाग में कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हैं या जनरल पर्पस क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलना चाह रहे हैं। भाई, मैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नॉट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क मींस, अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बताएंगे, विच इज मेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। मेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। जैसे सर, अभी जब कोई कंपनी आईपीओ के लिए जाने वाली होती है तो वो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालती है या वगैरह वगैरह, जो प्रोस्पेक्टस मार्केट में निकालती है, दैट इज ओपन फॉर ऑल। कोई भी उसको देख सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन कोई भी पढ़ सकता है। इट इज ओपन फॉर ऑल एंड कैन बी यूज्ड बाय एनी पर्सन। नेक्स्ट, अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या है? ऐसा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनाए जा रहे हैं। अब इस जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर दो फ्रेमवर्क आते हैं। एक आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एफआरएफ, और एक आता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है वो बात करता है कि आपकी कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट इस तरीके से मैच होनी चाहिए कि आपके जो यूजर्स हैं उनको प्रॉपर डिस्क्लोजर मिलना चाहिए। ये भी बोलता है कि अगर कोई ऐसे या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर करने बोल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि और बेटर समझ में तब आएगा जब आप कुछ एडिशनल डिस्क्लोज करें, तो प्लीज आपको एडिशनल कर दीजिए, दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, दूसरी चीज ये बोलता है कि जो फाइनेंशियल, लेकिन कभी कभार अगर आपको नॉर्मल ऐसे से डिपार्ट करना पड़े, एएस से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, एक अलग डिस्क्लोजर आपको देना पड़े, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये डिपार्चर आप कर रहे हो तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ, बट ये एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में होना चाहिए, हर सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। ये है फेयर प्रेजेंटेशन। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंप्लायंस फ्रेमवर्क? सर, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
उस तरीके से बनाने के लिए कि वो लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करे जो एफआरएफ आपके ऊपर लगता है, जो एफआरएफ आपके ऊपर लगता है उसके हिसाब से करें। ठीक है। नेक्स्ट, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। The opinion expressed by an auditor when the auditor concludes that the financial statement are prepared in all material respect are as per applicable framework, ये होता है साफ ओपिनियन। ठीक है। तो अच्छा, जैसे मैं ये वाले का एक एग्जांपल देता हूं कंप्लायंस फ्रेमवर्क का। मान लीजिए मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा हूं, तो बैंक के ऑडिट के लिए वो एफआरएफ जो स्पेसिफिकली बैंक को रिलेट करता है वो होगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जैसे कि कंपनीज एक्ट, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जैसे कि आरबीआई एक्ट। तो उसके हिसाब से मेरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है। एक सेकंड इसको रुकना, जस्ट इसको रीड करना, मैं 1 मिनट में आया। जस्ट आ जाओ भैया। अच्छा, अब बात आई सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन बेसिकली क्या ओपिनियन होता है, जहां पर ऑडिटर बोल रहा है कि भैया देखो मेरे हिसाब से
ठीक है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया बने हुए, और अकॉर्डिंग टू मी everything has been done in the right manner. The auditor shall express an unmodified opinion when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. और बोल रहा है मेरे हिसाब से तो ठीक बने, लेकिन अगर यहीं पर वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा तो वो दो में से एक लैंग्वेज यूज करेगा, वो बोलेगा आई कंक्लूड that on the basis of the audit evidence which I have received, the financial statement as a whole are not free from material misstatement. ये वो तब बोलेगा जब एडवर्स ओपिनियन दे रहा है। अगर अनेबल टू ऑब्टेन है तो वो ये लिखेगा इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि हमको मिला ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो हिस्सा है ना, अब कुछ लोग सोचते हैं ये ऐसे 700 का पार्ट है। अरे ये ऐसे 700 का पार्ट नहीं है, ये एक ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, जिसकी हेडिंग वेडिंग आपको बताई जा रही है कि ये चीजें आती हैं। अब इनमें से कोई एक उठ के आपके लिए पूछा जा सकता है, हाँ, तो आपको ये ऐसे 700 का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये पार्ट हम लोग बुक से कवर करते हैं, तो चलो बुक से कवर करते हैं। टाइटल में आप सबसे पहले क्लियरली ये चीज दिखाते हो कि ये ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए है। अब जैसे ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है तो आप हेडिंग में लिख दोगे कि इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसी में ये रिपोर्ट किसके लिए है। अब मान लो अगर आपने बैंक ऑफिशियल्स के लिए बनाई है तो बैंक ऑफिशियल्स लिखोगे, कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई है तो वो कंपनी के लिए लिखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। और जो हमारा ऑडिटर है जो मेंबर्स के लिए बना रहा है वो शेयर होल्डर लिखेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब आया सर इलस्ट्रेशन 1 2 3 आप देख लेना। फिर आया ऑडिटर का ओपिनियन। सर अगली थर्ड हेडिंग में होता है ऑडिटर का ओपिनियन। सबसे पहले टाइटल हुआ, टाइटल के बाद आपका एड्रेस हुआ, एड्रेस के बाद ओपिनियन। अब यहाँ ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं, सीधा ओपिनियन। तो ओपिनियन सेक्शन में द ऑडिटर लिखेगा। ठीक है, अब इसको लिखेगा कैसे, इसमें कुछ चीजें हैं। ऑडिटर को लिखते टाइम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ऑडिटर बोलेगा वी हैव ऑडिटेड, ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड कंपनी लिमिटेड, सारे का लिख दिया। एंड द नोट्स एंड सिग्निफिकेंट पॉलिसीज देयर ऑन एक्सटेंडिंग फॉर द पीरियड ऑफ 2024 टू 2025। यहां पर आप पीरियड भी बताओगे, स्टेटमेंट भी बताओगे, हर इवेंट का टाइटल भी दोगे, एकदम क्लियरली ये बात बताओगे, ठीक है, कि आपने क्या क्या देखा है, और फिर अपना ओपिनियन बताओगे। वी आर अज्यूमिंग कि आप अभी सेक्शन 7 ऐसे 700 है ना, तो आपका क्या ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है क्लियर ओपिनियन। तो यहां आप बोलोगे दैट वी द ऑडिटर्स इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रेजेंटिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स हैव बीन देयर एंड दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इससे सामने वाले रीडर को पता चल जाएगा कि हाँ भैया, इनके ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब देखो यही एक चीज ना यहां पर लिख के दिखाया है। ठीक है, अब यहीं पर देखो ये एक चीज लिख के दिखाया है, ध्यान से देखना। इन आवर ओपिनियन, पहले बोला वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, कंपनी को रिकॉग्नाइज किया रिंगस्टेन लिमिटेड, विच कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। सारे स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर दी। उसके बाद बोला इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन to the best of our information according to the explanation given to us, the aforesaid financial statement give the information required by the act and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, the state of affairs of the company as on 31st 3/22 and the profit and loss account for the year ending on that date। तो ये सारी की सारी चीजें बता दी हमने। और ओपिनियन देखो हमारा कहां पर है, ये वाला, दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू।
ठीक है। अच्छा, अब आया नेक्स्ट सर, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा ये बताता है कि आप ओपिनियन डिसाइड कैसे करो। ठीक है, आप ओपिनियन डिसाइड कैसे करोगे बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। हाउ विल यू डिसाइड मींस यहां पर एक पैराग्राफ आएगा जिसमें आप अपने ओपिनियन का बेसिस लिखोगे। तो ये है एस आर ईज, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया एस आर ईज। ठीक है सिद्धि जी, उसको अच्छे से करिए। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है, तो अब क्या है सर ये बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या बताना है, शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। पहला पार्ट क्या बताओगे आप बेसिस ऑफ ओपिनियन में? स्टैंडर्ड एस, हमने ऑडिट किया है जिसमें हमने सारे स्टैंडर्ड का पालन किया है। एस आर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जानना चाहते हो, मेरी मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नीचे एक पैराग्राफ आएगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे जहां ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको पढ़ लो। ई, मैंने ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को चेक किया और मैंने खुद भी एथिकली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है। एस, मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लिया है और उसके बेसिस पर ही मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। तो एस आर इज, एस फॉर स्टैंडर्ड, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, एस फॉर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट, तो ये एक तो देखो बेसिस का ये बताया। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है गोइंग कंसर्न। देखो सर, गोइंग कंसर्न पे आपने पूरा एक डिटेल्ड ऐसे भी किया हुआ है, ऐसे 570, तो वही थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है वो। गोइंग कंसर्न बनाने का, ठीक है, गोइंग कंसर्न मेंटेन करने का और गोइंग कंसर्न बेसिस पर स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर का काम गोइंग कंसर्न मेंटेन करना नहीं है, ऑडिटर का काम गोइंग कंसर्न चेक करना है। So in the normal course of business, auditor ये चेक करना चाह रहा है that whether the financial statements are prepared on going concern or not. अगर लेट्स से ऑडिटर को मिल गया कि गोइंग कंसर्न मेंटेन्ड है तो वो सिर्फ इतना बोल देगा कि गोइंग कंसर्न है। लेकिन अगर उसको कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी लगी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, तो वो मैनेजमेंट को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। ठीक है, वो सिर्फ मैनेजमेंट से इतना एक्सपेक्ट करेगा कि मैनेजमेंट इस बात को क्लियरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए कि भैया हाँ हमको इस चीज से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, वेयर एप्लीकेबल द ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस टू ऐसे 570 अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द financial statements are prepared on the assumption that entity is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. General purpose financial statements are prepared using going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the entity or cease the operation or have no realistic alternative. मतलब तब तक तो going concern होगा ही, ठीक है, जब तक हम लोग ये ना बोलें कि नहीं है। बट मैनेजमेंट अगर गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रही तो ऑडिटर उसको डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑडिटर को लेने हैं डिस्क्लोज करने के लिए। मेरे लिए देखो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भैया मटेरियल अनसर्टिनिटी है। ऑडिटर बोल रहा है ऐसी कुछ चीजें मुझे मिली हैं जिसकी वजह से देयर इज अ डाउट एज टू एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब भैया ऑडिटर क्या करेगा? मटेरियल अनसर्टिनिटी मिल गई रामा रे रामा, अब वो सोचेगा कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कितना लाइक्लीहुड है कि ये चीज होगी। अगर उसको लगता है कि भाई ये जो चीज मैं बता रहा हूं या ये जो मटेरियल अनसर्टिनिटी है इसका होने का बहुत ही तगड़ा चांस है, ठीक है, और ये इसका लाइक्लीहुड बहुत हाई है, तो एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा इसको दिखाओ। एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो मैनेजमेंट को बोलेगा इसको इस तरीके से डिस्क्लोज करो अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से, सो दैट इट डज नॉट बिकम मिसलीडिंग, किताबों में दिखाओ। ठीक है, ये हुआ टिल गोइंग कंसर्न। सबसे पहले हुआ टाइटल, टाइटल के बाद हुआ एड्रेसी, ठीक है, टाइटल के बाद एड्रेसी, एड्रेसी के बाद ओपिनियन, ओपिनियन के बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद गोइंग कंसर्न। 5 हो गए। सिक्स्थ, की ऑडिट मैटर, इसके ऊपर एक ऐसे भी है, ऐसे 701 काम,
की ऑडिट मैटर, देखिए ये जो ऐसे 701 है ना काम, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के केस में लगता है, ठीक है। वैसे तो अनलिस्टेड एंटिटी के लिए भी ऑडिटर काम बना सकता है अगर उसको लगता है कि रेलेवेंट मैटर है, पर जनरली की ऑडिट मैटर्स जो काम है वो लिस्टेड एंटिटी के केस में किए जाते हैं। और यहां पर ऑडिटर हाईलाइट करता है इस बात को, ठीक है, कि कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे और उन पर ऑडिटर ने क्या स्टेप लिया, ठीक है। और यहां पर काम में वो मैटर्स आते हैं जिसको एंटिटी ने एडिक्वेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रहेंगे ना तो फिर ओएम पैरा आएगा, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेंगे, ठीक है, और ऑडिटर उसके ऊपर कोई प्रोसीडियर नहीं करेगा तो ईओएम आएगा, ठीक है, वरना काम तो लिस्टेड एंटिटी में कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन अदर आएगा, अदर इंफॉर्मेशन। इसके रिलेशन में हमने 720 में बात की है कि जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनाते टाइम हम लोग के ऑडिट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ जुड़ के जाती है, तो उसमें बाकी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो ये ऐसे बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू सच अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। अब बात आई, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन, स्लॉथ कॉल्ड 1100 member called general in which 16 members were present. Due to some disrupt, all members went home. The board adjourned the meeting to next week. In the next week, 7 members were present. मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम इसमें कंफ्यूज्ड क्यों हो। ये तो बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है। 1100 मेंबर हैं आपके पास, उस हिसाब से कोरम होगा 15 जना का, ठीक है। मीटिंग एक बार पोस्टपोन हुई, पहली वाली मीटिंग जो अडजर्न हुई है वो कोरम की वजह से तो हुई नहीं है। अब दूसरी वाली जो मीटिंग हुई है वो कोरम की वजह से हुई है, तो वो फर्दर अडजर्न हो जाएगी, क्योंकि मीटिंग एक बार तो कोरम से हो ही सकती है अडजर्न। तुम ये वाला वीडियो ही नहीं देखा है जो मैं एजीएम की क्लैरिटी वाला डाला हूँ। देखो, सब कुछ करने के बाद भी हमारे महोदय बच्चे लोग मतलब इतना कंटेंट डालते हैं, हम कभी कभी हमको लगता है अगर सब कुछ देख लिया जाए तो परलोक सिधार जाएगा बच्चा। कहाँ गया भाई, ऑल अबाउट एजीएम, ये लो। चलो नेक्स्ट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो सर, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, वो भी एफआरएफ के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए। मतलब बेसिकली क्या है, एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट। गोइंग कंसर्न के हिसाब से स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट। तो ये तीन काम मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं, मैनेजमेंट की, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट यहाँ पर बेसिकली किया क्या गया है, हर एक जो हेडिंग है ना उसके नीचे एक डेमो क्वेश्चन बना के उसका सोल्यूशन दिया है, तो ये आपको रीड करने में थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच देगा। बच्चों को ये बड़ा क्यों लग रहा है उसके पीछे एक रीजन है, पहले यहाँ दिया, उसके बाद जैसे ही सारे यूनिट खत्म हो रहे हैं, मतलब सब, उसके बाद फिर एक ऑडिट रिपोर्ट छाप दी है, तो बच्चा को लग रहा है कि एक ऐसे जो शुरू हो रहा है, लेट्स से पेज नंबर 4 पर, ठीक है, वो ऐसे जाके खत्म हो रहा है पेज नंबर 23 पर,
और सर ने तो 5 ही पेज लिखा है। अरे भाई, वो बाकी ऐसे का पार्ट ही नहीं है, वो तो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, ऐसे का पार्ट थोड़ी ना। अब आओ सर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कीवर्ड के हिसाब से याद कराऊंगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की रॉम की। रॉम, ROM, रॉम क्या? ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लिखेगा दैट रीजनेबल अश्योरेंस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट इज नॉट अ गारंटी। सिंस ऑडिटर ने हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स देखे नहीं है, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था जिस समय ये हो रहा था। नेक्स्ट, आर, ऑडिटर बताएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? SS 700। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा दैट द स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, और उसके ऊपर एक रिटर्न रिपोर्ट देगा। एम, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि जो मिस स्टेटमेंट है वो फ्रॉड और एरर दोनों से अराइज हो सकते हैं, तो उसने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है हर तरह के मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंटर्स पहली ऑडिट, देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बड़ी है, तो पहले 3 आए, मैं स्टेप बाय स्टेप याद करा रहा हूं। एक हुआ रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन किया, दूसरे में ऑब्जेक्ट को बताया, तीसरे में मिस स्टेटमेंट के बारे में बताया। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट किस बात की बात कर रहा है? देखो ये फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर 5 नंबर का आया, पूछा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑडिट रिपोर्ट में, आप सब लिख देना। ठीक है, आप रुकना नहीं, आप सब लिख देना। अब ये फर्दर का भी मैंने एक्रोनिम बनाया है। क्या एक्रोनिम बनाया? पहला है PJPS। ऑडिटर बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू द एसे जो भी मेरे हैं, मैंने प्रोफेशनल जजमेंट भी मेंटेन की है और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी। बस PJPS से याद कर लो आप। फिर एक एक्रोनिम है, रेस्ट इन पीस गोइंग कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्ट इन पीस गोइंग कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेस्ट इन पीस का आर, ऑडिटर बोलेगा दैट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप एक बार इसको रीड करना, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा पूरा सिलेबस का डेजावू हो रहा है आपके साथ, क्योंकि वहां पर पता है सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पूरे सिलेबस के बाद ही बनती है। तो उसमें लिखा है कि ऑडिटर का काम है आइडेंटिफाई करना मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट में है, जो फ्रॉड या एरर की वजह से हो रही, और डिजाइन करना और परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीडियर रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क को देखना, ऑब्टेन करना ऑडिट एविडेंस दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर फॉर वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। फ्रॉड से जो हमको दुख पहुंचता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जो दुख हमको एरर से पहुंचता है। ठीक है, फ्रॉड में इन्वॉल्व कोलूजन, फॉर्जरी, इंटेंशनल ओमिशन, मिसरिप्रेजेंटेशन और ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखो तो सिलेबस का डेजावू हो गया, इसलिए मैंने आर लिखा है यहां पर, इससे निकाला है। तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, रेस्ट इन पीस, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल। भाई अंडरस्टैंडिंग लिख के आना, इंप्लीमेंटिंग मत लिख देना, इंप्लीमेंटिंग मैनेजमेंट का काम है, हमारा काम समझना है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द पॉलिसीज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो RIP, रेस्ट इन पीस, आर क्या हुआ? ठीक है, आर क्या हुआ? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आई हो गया इंटरनल कंट्रोल, पी हो गया पॉलिसीज यूज्ड। उसके बाद जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी क्या है? गोइंग कंसर्न। मैंने बोला था ना, रेस्ट इन पीस गोइंग कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बता दो कि मैनेजमेंट का जो अजम्पशन है अबाउट गोइंग कंसर्न वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और लास्ट, जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो FRF के हिसाब से फेयर प्रेजेंटेशन है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट्स फर्म ने बनाए नहीं। तो ये चीज पहले आप डिस्क्लोज कर दीजिए। देखिए, सी वाला सिर्फ तब आएगा बेटा, सी वाला सिर्फ तब आएगा जब ब्रांच का ऑडिटर कोई और है या दूसरे कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है। तो आप अपनी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन ब्रांच और वो, या तो कोई जॉइंट ऑडिटर है,
ब्रांच या दूसरे ऑडिटर के साथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको बांट के यहां लिख देंगे, वरना ये आने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले में आपने रॉम पढ़ा, रॉम में 3 पॉइंट थे। उसके बाद आपने पीजे पीसीपीएस पढ़ा, दैट वाज 1 पॉइंट। उसके बाद आपने रेस्ट इन पीस गोइंग कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, जिसमें 1 2 3 4 5 5 पॉइंट थे। 8 1 9 पॉइंट हो गए, 3 और आएंगे। ऑडिटर की कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले ऐसे में भी पढ़ चुके हैं। ये बात आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखिए। आपने फॉलो किया, ये बात लिखना तो पड़ेगा ना। आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये बात लिखिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि आपने ऐसे 300, ऐसे 260 और ऐसे 265 को कंप्लाई किया है। ये क्या है? ऐसे 300 आपने प्लान्ड स्कोप और टाइमिंग अपने ऑडिट का मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया है। दूसरा 260 आपने ये मैटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस किया है। 265 सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो आपकी ऑडिट में है वो आपने टीसीडब्ल्यूजी को बताई हैं। 300, 260, 265 ये तीनों हुआ है। फिर स्पेसिफिकली फॉर लिस्टेड एंटिटीज, जब एक लिस्टेड एंटिटी में मैं ऑडिटर अपॉइंट होता हूं तो मुझे एक लिस्टेड एंटिटी को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है टीसीडब्ल्यूजी को, कि मेरे एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मुझे अपॉइंट किया जाए, मेरा किसी भी दूसरे तरीके का इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है, मेरे कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी में, जिससे मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो, कोई थ्रेट नहीं है उसको, और अगर कोई थ्रेट है किसी भी तरह की, तो मैंने सेफगार्ड किस तरीके से किया है। तो एक पॉइंट हो गया प्लान के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया स्टेटमेंट के बारे में, और तीसरा आता है काम, मतलब ऐसे 701। अब मैं यहां पर बताऊंगा कि मैंने कुछ मैटर्स, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख रहा हूं ये, कि आई हैव इंडिकेटेड इन द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ स्टेटेड अबव सर्टेन मैटर्स which are important for the user's understanding of the financial statement। तो मैं चाहता हूं इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, ठीक है। तो ये हो गया कि पाकिस्तान हो गया ना, PSK, ठीक है, पाकिस्तान, PAKISTAN, चलो पाकिस्तान किसी काम तो आया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट और, तो यहाँ पर 5 3 8 1 9 9 3 12। तो अगर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे और एक अच्छे 5 या 6 नंबर के लिए आए, 12 की 12 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम बढ़िया से लिख देना, मजा आ जाए, ठीक है। अब ये लोकेशन वाला क्या है सर? ये लोकेशन वाला ये बताता है कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है, ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, वो कहां पर लोकेटेड है उस पूरे के पूरे एनुअल रिपोर्ट के इंडेक्स में, कहां पर है। तो जैसे आप रिपोर्ट के स्टार्टिंग में अपेंडिक्स में लिखा रहता है ना कि इस पेज पर ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, जैसे इंडेक्स पर लिखा रहता है, तो वही पूछ रहा है, वही लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये तो कारो है। तो कारो का तो पूरा डिटेल्ड लेक्चर यहाँ पर भी है, आपको इंस्टीट्यूट मटेरियल की बुक से भी कराया हुआ है, ठीक है, कारो का। तो कारो का लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप बस कारो शांतम गुप्ता लिख के सर्च कर लेना। करो शांतम गुप्ता नहीं, कारो। कारो शांतम गुप्ता, करो शांतम गुप्ता नहीं, पता नहीं क्या वीडियो आ जाएगा। अच्छा, अब ऑडिट रिपोर्ट के एंड में ऑडिटर का सिग्नेचर होता है। अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो खुद ही साइन करेगा, अगर फर्म है तो पहले पार्टनर साइन करेगा और उसके बाद अपना मेंबरशिप नंबर भी डालेगा और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालेगा। एंड ऑडिट रिपोर्ट हैज टू हैव द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म एंड द साइनिंग मेंबरशिप नंबर ऑफ द पार्टनर और द इंडिविजुअल। प्लेस ऑफ सिग्नेचर मतलब कहां पर आपने इसको साइन किया है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बहुत जरूरी है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब किस दिन सारे एविडेंसेस लेके ऑडिटर संतुष्ट है और ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए, क्योंकि उस दिन ऑडिटर बोल रहा है कि सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं, और इस दिन पर जो अथॉरिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है आज के दिन तक कि उसने मेरे को सब डिटेल्स दी हैं। अब मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं इस बात पर कि आज के दिन पर, आज के दिन पर, क्योंकि इस दिन के बाद अगर कुछ भी होगा ना तो फिर वो सब्सिक्वेंट इवेंट में आएगा, एंड दैट विल बी गवर्न्ड बाय ऐसे 560। अब देखो यार, ये मेंबरशिप नंबर और सिग्नेचर का ना एक गंदा व्यापार शुरू हो गया था, और ये दिल्ली लक्ष्मी नगर में बहुत ज्यादा होता था।
जहां पर नॉन क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट्स दूसरे क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट्स का सिग्नेचर कॉपी करके गलत सलत ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर दिया करते थे और नीचे उनका मेंबरशिप नंबर डाल देते थे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस किया गया जिसको बोलते हैं यूडीआईएन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहां पर एक ऑडिटर को या एक फर्म को जो साइनिंग अथॉरिटी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ यूडीआईएन पर अप्लाई करना है। ये फरवरी 2019 से कंपलसरी है सबके लिए, यूडीआईएन के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में उसका नाम, सिग्नेचर, मेंबरशिप नंबर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी साथ में रहेगा। एंड सिंस इट्स यूनिक इट कैन नॉट बी कॉपीड। तो ये है आपका पूरा का पूरा ऐसे 700। अब कुछ बच्चे बोलते हैं यहां भी ऐसे 700 खत्म नहीं हो, अरे गधे खत्म हो चुका। अब ये जो दिया है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये एक डेमो है, इसलिए अब ये पूरी एक ऑडिट रिपोर्ट छापी हुई है इन्होंने। वो जो तुमको 12 एलिमेंट बताया ना, वो 12 के 12 एलिमेंट है यहां पर। इसलिए तुमको लगता है कि चैप्टर जाके ऑडिट का ऐसे खत्म हो रहा है पेज नंबर 33 पर और शुरू हुआ था 3 पर, 30 पेज का है। 30 पेज का नहीं है, इसके अंदर एक फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का और एक एक एक्चुअल रिपोर्ट है। ये दोनों ही ऐसे 700 का पार्ट नहीं है। 700 सिर्फ ओपिनियन के बारे में बात करता है, बट हाँ, आप ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के ऊपर कोई क्वेश्चन आए ना तो आप ऐसे 700 कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ओवरऑल स्ट्रैटेजी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी और प्लान को कंपेयर करूंगा। ठीक है, कि तीनों में क्या अंतर होता है, और वो भी कल सुबह डाल दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।